नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के निवास स्थान पर ईडी की छापामार कार्रवाई। मुंबई, नागपुर के साथ कुल 5 ठिकानों पर ईडी की जांच पड़ताल। अनिल देशमुख के निवास स्थान पर ईडी की कार्रवाई से दिन भर रहा राजनीतिक माहौल गर्म। राजनीतिक गलियारों से मिली अलग अलग प्रतिक्रिया। और सुबोध मोहिते ने किया आखिरकार राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश। पिछले कुछ वर्षों से थे सुबोध मोहिते राजनीति से दूर। और अब खबरें विस्तार से। 100 करोड़ की फिरौती वसूलने के आरोप में मुंबई के पूर्व सीपी परमवीर सिंह के तथाकथित आरोपों से पहले ही परेशानी झेल रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर फिर शिकंजा कसा गया। अनिल देशमुख के नागपुर स्थित निवास पर केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुक्रवार को सुबह छापामार कार्रवाई की। करीब 11 घंटे तक ईडी की टीम अनिल देशमुख के घर पर रही, जहां अनिल देशमुख की अनुपस्थिति में उनके घर के लोगों से कड़ी पूछताछ करने की जानकारी सामने आई है। ज्ञात हो कि कुछ दिनों पूर्व ही अनिल देशमुख के घर पर सीबीआई टीम द्वारा छापामार कार्रवाई की गई थी। वहीं शुक्रवार को ईडी ने छापामार कार्रवाई कर दी। सौ करोड़ की वसूली के मामले में राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर निवास स्थान पर शुक्रवार को सुबह 7 बजे ईडी ने छापामार कार्रवाई की। पिछले कुछ दिनों पहले ही अनिल देशमुख के निवास स्थान सीबीआई की टीम ने छापामार कार्रवाई की थी, जिसके बाद आज ईडी की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। पता चला कि सुबह सुबह ईडी की 4 सदस्यीय टीम ने अनिल देशमुख के जीपीओ चौक स्थित निवास स्थान पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की, जो करीब 11 घंटे तक चली। नागपुर सहित मुंबई में 5 जगह ईडी की कार्रवाई की गई। देखिए, अभी आपको यही बता सकती हूँ कि 8 बजे की टीम यहाँ आई है, ऐसा हमें पता चला था। और हमने प्रिकॉशन की लोकल सुरक्षाकर्मी यहाँ लगाए हैं। हमारी लोकल पुलिस स्टेशन की टीम यहाँ मौजूद है और हम यहाँ मौजूद है। बस इसके अतिरिक्त हमें आपको कोई जानकारी अभी मैं नहीं दे सकती। महिला टुकड़ी लगाने के पीछे क्या कारण बताया जा रहा है? महिला टुकड़ी ऐसे किसी ने नहीं लगाई है, लोकल पुलिस की टीम है, इसमें महिला भी शामिल है। वो अतिरिक्त कोई कारण और अतिरिक्त जानकारी मैं आपको नहीं दे सकती अभी। थैंक यू। मैम, कितने बजे से कार्रवाई शुरू हुई है और कब से रहे? 8 बजे टीम आई थी, ऐसा भी पता चला। तो 8 बजे से हमारे लोकल पुलिस की टीम। किसकी कार्रवाई चल रही है मैम? हमें कोई पता नहीं है यहाँ पर कैसी कार्रवाई, अंदर क्या हो रहा है, अंदर का कुछ क्या हो रहा है। तो बाहर हमने हमारा एक प्रिकॉशन है, इसीलिए एक लोकल पुलिस की टीम लगाई है। अतिरिक्त जानकारी हमें नहीं। जैसे ही नागपुर में एनसीपी के कार्यकर्ताओं को अनिल देशमुख के निवास स्थान पर ईडी की कार्रवाई की खबर पता चली, तो वैसे ही अनिल देशमुख समर्थकों ने उनके निवास स्थान आकर कार्रवाई का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। करीब 11 घंटे तक ईडी की टीम अनिल देशमुख के निवास स्थान रही, जबकि शाम 5 बजे ईडी की टीम अनिल देशमुख के निवास स्थान से बाहर निकली। इस दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षा रक्षक उनके साथ थे। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दस्तावेज ईडी के टीम के हाथ लगे हैं, जिसके कारण अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ सकती है।
राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के निवास स्थान पर जैसे ही ईडी की कार्रवाई की खबर सामने आई, राजनीतिक गलियारों का माहौल भी गर्माता दिखाई दिया। जहां राष्ट्रवादी के नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, जबकि विपक्ष इस कार्रवाई को योग्य बता रहा था। असं आहे की ही जी काही कारवाई चाललेली आहे, आपल्या सगळ्यांना याची कल्पना आहे। माननीय बॉम्बे हायकोर्टने मुंबई उच्च न्यायालयाने एक आदेश देऊन या संदर्भातली सगळी चौकशी CBIला सोपवलेली आहे। त्यामुळे ही सगळी चौकशी माननीय उच्च न्यायालयाने निर्देशित केल्याप्रमाणे चाललेली आहे। याचा कुठलाही राजकीय अन्वयार्थ काढण्याचं कारण नाही आहे आणि मला असं वाटतं की जी काही जबाबदारी हायकोर्टाने सोपवली आहे त्यानुसार एजन्सीज काम करतायत, त्यामुळे त्यापेक्षा अधिक त्याच्यावर बोलण्याचं कारण नाही। नाही, त्या संदर्भामध्ये मी काही बोलण्याची गरज आहे असं वाटत नाही, कारण त्याच्यामध्ये आता ती यंत्रणा आहे, ती यंत्रणा आपापल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी तपास करते आणि हे मॅटर सबज्युडिस पण आहे, त्याच्यामुळं या संदर्भामध्ये मी जास्त बोलणं उचित होणार नाही। अनिल देशमुख के घर पे आज छापे हैं, लेकिन आने वाले कल के दिनों में वो जेल में भी जाएंगे। जो वादे वसूली गैंग और घोटाले का पैसा उन्होंने कलकत्ता बोगस कंपनी के द्वारा अपने परिवार में लिया, अनेक उसके एविडेंसेस डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। छगन भुजबल ने इसी प्रकार से घोटाले का पैसा स्वयं की कंपनी में लाया था, 3 साल जेल में रहे थे। अनिल देशमुख की यही अवस्था होने वाली है और उसके पार्टनर अनिल परब भी कुछ सप्ताह के बाद में वह भी अनिल देशमुख के साथ में होंगे। अनेक वेळा ऐकलेलं आहे, वाचनात आलेलं आहे आणि इमर्जन्सीच्या काळात ज्याचा भाजप सातत्याने विरोध करतात, त्या इमर्जन्सीच्या काळातलं जे काही थोडंफार वाचलं, मी फार लहान होते इमर्जन्सी झाली तेव्हा, त्या अशा गोष्टी काही वाचनात आलेल्या आहेत। पण एजन्सीचा गैरवापर हे त्यांचं स्टाईल ऑफ ऑपरेशन दिसतंय आणि गेल्या अनेक वर्षात आपण ह्यांची सत्ता आल्यापासून आम्ही फार जवळून पाहिलेलं आहे। त्यांनी आदरणीय पवार साहेबांनाही ईडीची नोटीस पाठवली होती, त्याच्यामुळे तो अनुभव आम्ही सगळ्यांनी घेतलेला आहे। आणि एक गोष्ट जबाबदारीने सांगू इच्छिते की महाराष्ट्राची संस्कृती आहे की कधीही त्यांनी सत्तेचा वापर विरोधकांना त्रास देण्यासाठी कधीच केलेला नाही। हे नेहमी विचारांचं राजकारण, जे काही विरोध होता किंवा मतभेद होते ते वैचारिक होते, त्याच्यात कधी एजन्सीजचा वापर मी तरी कधी पाहिलेला नाही। हे नवीन SOP ज्याला म्हणतात ऑपरेटिंग स्टाईल यांनी काढलेली आहे। ठीक आहे, लढेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री व रामटेक लोकसभा के पूर्व सांसद सुबोध मोहिते ने आखिरकार एनसीपी का दामन थाम लिया। पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शरद पवार की उपस्थिति में सुबोध मोहिते ने एनसीपी में प्रवेश कर लिया। किसी जमाने में शिवसेना के कद्दावर नेता में विदर्भ का प्रतिनिधित्व करने वाले सुबोध मोहिते ने कांग्रेस स्वाभिमानी किसान संगठन के बाद अब राष्ट्रवादी कांग्रेस का दामन थाम लिया। जबकि शिवसेना में रहते हुए अटल सरकार में वो केंद्रीय मंत्री तक रह चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से सुबोध मोहिते राजनीति से दूर थे। अब अचानक एनसीपी में प्रवेश कर सुबोध मोहिते ने सबको चौंका दिया है। उनके पक्ष प्रवेश के दौरान ये कहा जा रहा है कि विदर्भ में एनसीपी की शक्ति बढ़ेगी, जबकि उनका राजनीति अनुभव एनसीपी को विदर्भ में काम आएगा, ऐसा विश्वास भी व्यक्त किया जा रहा है। नागपुर की नवनियुक्त विभागीय आयुक्त प्राजक्ता वर्मा शुक्रवार को मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान प्राजक्ता वर्मा ने विभाग और मीडिया के बीच समन्वय स्थापित कर समस्या का निराकरण करने पर जोर दिया। आपले जे महत्त्वाचे घटक आहे म्हणजे आपला प्रेस आणि मीडिया ह्या घटकाशी, त्यांच्या प्रतिनिधींशी आम्ही चर्चा करत होतो की एक संवाद साधून या विभागामधले जे बारकावे आहेत, जे विषय आहेत, प्रश्न आहेत, हे समजून घेताना ह्याच्यामधून कसा मार्ग काढता येईल। आणि कोविडसारखं एक मोठी आपत्ती आपल्यासमोर आहे आणि आपत्ती ही सातत्याने बदलत असणारी अशी आपत्ती आहे। मग ह्याच्यामध्ये सातत्याने संवाद साधत राहणं आणि प्रश्न जे निर्माण होत आहेत ह्याच्याबद्दलची माहिती प्रशासनाला असणं, आगाऊ माहिती असणं प्रशासनाला आवश्यक आहे। आणि म्हणून प्रशासन प्रमुख म्हणून मला वाटतं की आपण जेव्हा अशा प्रकारे प्रोॲक्टिव्हली अवेलेबल राहतो, ॲक्सेसिबल राहतो, फीडबॅक घेतो, तर आपल्याला त्या प्रश्नामध्ये लवकर मात करता येते।
आणि आपण मला असं वाटतं की जर आपण लवकर सुरुवात केली तर आपल्याला तो प्रश्न मोठा होण्यापासून आपण तो प्रश्न म्हणजे आपण टाळू शकतो. आणि तो प्रश्न जेव्हा छोटा असतो म्हणजे निप इन द बड जे इंग्लिशमध्ये आपला शब्द आहे, तर हे आपण इथे कसं साध्य करू शकतो, जेव्हा आपण विविध घटक जे आहेत, प्रशासन आहे, लोकप्रतिनिधी आहेत, प्रसारमाध्यमं आहेत, या सर्व घटकांच्या बरोबर जेव्हा आपण सातत्याने संवाद करतो, पॉझिटिव्हली आपण फीडबॅक घेत असतो आणि त्याच्यावर आपण अंमलबजावणी करतो, तेव्हा मला असं वाटतं की बरेचसे प्रश्न हे मोठे गंभीर होण्याच्या आधीच आपण सोडवू शकतो. म्हणून माझा प्रयत्न होता की आज आपण आपल्या सर्वांशी बोलावं. आणि हा विभाग तसा फार चॅलेंजिंग आहे. ह्याच्यामध्ये आदिवासी भागातले कुपोषणचे विषय आहेत, तसेच घोसीकूरसारखे महत्त्वाचे राष्ट्रीय प्रकल्प आहेत, नागपूर शहरामधले विविध प्रश्न आहेत. तर ह्या सगळा आवाका जो आहे हा लगेच साहजिक आहे की हा समजणार नाही. पण माझा प्रयत्न असा राहिला आहे की ह्याच्या बाबतीमध्ये जर आपण वारंवार संपर्कात राहिलो तर आपल्याला ह्याची कल्पना येते आणि मग आपल्याला कोणता विषय कसा हाताळायचा आहे ह्याचा एक अंदाज येतो. माझा हाच प्रयत्न राहील की आपले जे काही प्रश्न आहेत विभागातले, ते प्रश्न सोडवण्यासाठी आपल्याला लोकांशी संवाद साधून आणि आपल्या यंत्रणा, जिल्हाधिकारी यंत्रणा, आपली जिल्हा प्रशासन आहे त्यांच्याबरोबर आपल्याला आणि फील्डवर्क खाली जाऊन हे जे काही सुरू आहे अंमलबजावणी, ती कशी खरंच अंमलबजावणी कशी होत आहे ह्याच्याबद्दलचं फील्डवर्क करून आपल्याला जास्तीत जास्त चांगल्या पद्धतीने वेळेत हे प्रश्न कसे सोडवता येतील ह्याचा मी नक्कीच प्रयत्न करेन. पदोन्नति में आरक्षण और ओबीसी के राजकीय आरक्षण के मुद्दे पर रिपब्लिकन एकता मंच की संस्थापिका एडवोकेट सुलेखाताई कुम्हारे ने नागपुर विभागीय आयुक्त प्राजक्ता वर्मा को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री सुलेखाताई कुम्हारे ने आगामी मानसून सत्र में इस विषय को सरकार गंभीरता से लेकर सकारात्मक दिशा में कार्य करने की मांग सुलेखाताई ने की. आज आम्ही या ठिकाणी बहुजन रिपब्लिकन एकता मंचच्या वतीने विभागीय आयुक्त जे आहेत मॅडम, त्यांना एक निवेदन सादर करणार आहोत. ते निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना लिहिलेले आहे. सध्याच्या स्थितीमध्ये जे सरकार आहे, महाआघाडी सरकार या महाराष्ट्र राज्यामध्ये, यांचं धोरण आरक्षण विरोधी आहे. अनुसूचित जातीच्या पदोन्नतीच्या संदर्भामध्ये जो GR होता त्याला या महाराष्ट्र सरकारने रद्द केलं. त्यानंतर OBCला जे राजकीय अधिकार होते, आरक्षण होतं जिल्हा परिषदमध्ये, पंचायत समितीमध्ये, ते त्यांनी रद्द केलं. महाराष्ट्र सरकार हे आरक्षण विरोधी आहे हे स्पष्ट झालेलं आहे. पण ज्या पद्धतीने मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं याकरिता जे पुढाकार घेऊन ते प्रयत्नशील आहेत माननीय मुख्यमंत्री व त्यांचं मंत्रिमंडळ, तशीच भूमिका अनुसूचित जातीच्या पदोन्नतीच्या संदर्भात किंवा OBCच्या संदर्भात दिसत नाही. त्यामुळे या निवेदनाच्या माध्यमातून बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच मुख्यमंत्र्यांना विनंती करत आहे की येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये आपण अनुसूचित जातीच्या पदोन्नतीच्या संदर्भामध्ये आणि OBCच्या राजकीय आरक्षण कायम राहावं याकरिता त्यांनी चर्चा करावी, त्या संदर्भात न्याय द्यावा. ज्या पद्धतीने मराठा आरक्षणच्या संदर्भामध्ये पावसाळी अधिवेशनामध्ये चर्चा होईल, तशीच चर्चा या आरक्षणाच्या संदर्भात त्यांनी करावं अशी विनंती आम्ही पत्राद्वारे करत आहोत. एवढंच नव्हे तर या महाआघाडीमध्ये असलेले काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेचे जे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते आहेत अनुसूचित जातीचे आणि OBCचे, त्यांनासुद्धा मी आवाहन करते की आजच्या परिस्थितीमध्ये महाआघाडीचे घटक पक्षामध्ये असलेले अनुसूचित जाती OBCच्या लोकांनी, कार्यकर्त्यांनी एकत्रित येऊन या न्याय हक्काच्या लढ्यामध्ये उतरलं पाहिजे, असं माझं आव्हान आहे. वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है. गलत, बस बैलेंस जरूरी है. जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं. नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.
आपका स्वागत है। नागपुर विभागीय आयुक्त प्राजक्ता वर्मा ने तृतीय पंथियों के अधिकार को संरक्षण देने के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने कहा कि तृतीय पंथियों के कल्याण एवं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कल्याण मंडल की स्थापना की गई है। इसके तहत स्वरोजगार के लिए वित्तीय मदद सहित कई योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन होना चाहिए। तृतीय पंथियों के अधिकारों का संरक्षण समाज कल्याण की समीक्षा बैठक में विभागीय आयुक्त कल्याण मंडल ने स्थापित करने की जानकारी दी। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेते हुए विभागीय आयुक्त प्राजक्ता वर्मा ने कहा कि तृतीय पंथियों की शिक्षा पर जोर देना चाहिए। स्कूल कॉलेज उन्हें प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने जन जागृति करने एवं पहचान पत्र देने के निर्देश समाज कल्याण विभाग को दिए। इसके साथ ही उन्होंने तृतीय पंथियों को कोविड वैक्सीन देने के लिए जिलाधिकारी और समाज कल्याण विभाग में वे विभागीय आयुक्त कार्यालय में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में बोल रही थी। प्राजक्ता वर्मा ने विभाग के उन बस्तियों एवं मार्ग का नए सिरे से नामकरण करने को कहा जो नाम जातिवाचक है। इसके लिए अगस्त तक की डेडलाइन तय की गई है। नागपुर में वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा संविधान चौक से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरोध में आक्रोश मोर्चा निकाला। ये मोर्चा महंगाई के विरोध में निकाला गया। महंगाई के विरोध में शुक्रवार को नागपुर के संविधान चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक आक्रोश मोर्चा निकाला गया। ये मोर्चा बढ़ती महंगाई के विरोध में निकाला गया। गौरतलब है कि बढ़ती महंगाई पर राज्य और केंद्र सरकार से सवाल पूछने पर एक दूसरे की तरफ इशारा करती है, जिसे देखते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया। खाली डोकावरती पाय, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बहुजन आघाडीच्या कोरोना के समय स्कूल प्रशासन द्वारा फीस वसूले जाने के विरोध में शुक्रवार को पालक संगठन जिला परिषद कार्यालय जा पहुंची थी। इस दौरान वीकेबी न्यूज से अभिभावकों ने अपनी समस्याओं पर विचार साझा किए। मैडम, अभी ये पेंडेमिक समय चल रहा है और अभी हमारे यानी बच्चों के लिए जो फीस पूरी बोला जा रहा है उसको हम भरने के लिए असमर्थ है। अभी इसके वजह से बहुत निवेदन करें, हम प्रिंसिपल के पास जाके वहाँ पे मीटिंग भी करें सभी। उसके बाद हम जिला परिषद में यहाँ पे आए हैं यानी सर से निवेदन करने के लिए कि जो क्लास चालू थे अभी तक, पिछले साल का तो हमने बोले कि पूरा माफ़ करो, नहीं कर पा रहे तो 25% यानी माफ़ कर दीजिए। और अभी ऐसा है कि रिमूव कर दिए हमारे बच्चों को क्लास से, है ना। बच्चे को पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे एक दूसरे से यानी बात कर रहे हैं, आप हो क्या क्लास में, आप नहीं हो क्या, ऐसे करके तो बच्चा हमसे बात करता है कि मम्मी मैं तो नहीं हूँ और दूसरे बच्चे हैं, तो उससे भी कैसे बच्चे के माइंड में यानी डिस्टर्ब होता है ना। तो ये सब चीज़ें यानी नहीं होना चाहिए और मैडम को समझना चाहिए कि शिक्षा ज़रूरी है। हाँ, तो उन्होंने भी समझ के ये डिसीजन लेना चाहिए। और 45 मिनट की जो क्लास रहती है उसमें तो बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कुछ पता नहीं है, फिर भी हम देने को फीस तैयार है। तो वही रिक्वेस्ट है। लोग करते सिर्फ आधा ही घंटा, 15 मिनट तो ऐसे ही चले जाता बच्चों का। सिर्फ आधा ही घंटा बच्चे पढ़ाई करते रहो, भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, बस ये 4 दिन बच्चे पढ़ाई करते, बाकी दिन तो ऐसे ही जाते बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस में। यानी अब बहुत मांग यही है कि वो फीस कुछ माफ़ करे, हमें थोड़ा समय दे। अभी कोरोना का हाल वो भी जानते, हम भी जानते कितनी मुश्किल से निकल रहे, है ना। और अभी पॉजिटिव मैं भी थी, मेरे हस्बैंड यहाँ में काफ़ी लोग पॉजिटिव थे, काफ़ी लोग भर्ती हुए, काफ़ी लोगों ने पैसे लगाए। तो थोड़ी प्रॉब्लम समझिए, हाथ जोड़ के निवेदन करते हम मैम से, बस हमारा यही कहना है। सभी घर में यानी कोरोना से पीड़ित व्यक्ति सभी घर में है, तो उस कोविड में कितने पैसे लग रहे हैं ये आप बाहर यानी इसमें हॉस्पिटल में आप जानकारी ले सकते हो। 1-2 लाख से सभी जा रहे हैं। तो हम वही रिक्वेस्ट है हमारी, मेरी 2 लाख रुपए, वही रिक्वेस्ट है कि बच्चों की पढ़ाई में इसका असर नहीं होना चाहिए। ये गुरु है, गुरु लोगों को समझना चाहिए कि बच्चों को शिक्षा ज़रूरी है। पैसे आप फिर बाद में भी कर सकते हो, आप हम हमसे लगे रहेंगे तो आप तो पैसे ले ही सकते हो ना हमसे, लेकिन हमको समय दो। मैम कि हमने पहले फीस भरे नहीं, पेनल्टी लगा के हमने फीस भरे, पहले भी जैसा वो बोलते थे हम वैसा ही करते थे। लेकिन अभी बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी का समय देख के, माहौल देख के, हमारी परेशानी समझ के आप थोड़ी फीस माफ़ कीजिए, बस यही निवेदन करते हैं हम आपसे। नागपुर जिले में शुक्रवार 25 जून को 28 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पिछले कुछ दिनों से नागपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा निरंतर कम होता जा रहा है, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है। जबकि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है।
आज 106 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 0 पर रहा। आज कुल 7,961 लोगों की कोरोना जांच करवाई गई। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।